आपके पेपर में आपके नोटबुक और मॉड्यूल दोनों से बाहर रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने जीओसी में आपको शेयर किए हैं, अलग से क्वेश्चन बैंक, उसके तो मैंने आंसर भी शेयर साथ के साथ ही कर दिए हैं। क्लियर? जिन पर स्किप लिखा है सोचना ही नहीं है, उस क्वेश्चन को करना भी नहीं, सोचना नहीं है कि करूं कि नहीं करूं। स्किप मतलब स्किप, आगे बढ़ जाना है, सिंपल सा। एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ के इतने क्वेश्चंस हो जाएंगे, यानी कि जीओसी में आपको अपनी नोटबुक, अपने मॉड्यूल ईएलपी और अपने क्वेश्चन बैंक के अलावा कुछ करने की जरूरत ही, क्योंकि आपसे यही नहीं हो पाएंगे। जब भी आपको टाइम मिले बस इन्हीं में से ही करना है। किसी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई स्टडी मटेरियल सॉल्व करने की जरूरत, क्योंकि वो आप तक जो पहुंच रहा है वो फिल्टर होकर पहुंच रहा है। आप कहीं से भी करें, मेजर में कहीं से भी क्वेश्चन बने, कोई दिक्कत की बात। आप बिल्कुल सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मेजर टेस्ट पेपर दीजिए, मुझे उसमें कोई आपत्ति, लेकिन आप उनके स्टडी मटेरियल को सोल्व करके एटलीस्ट ऑर्गेनिक में टाइम वेस्ट मत कीजिए। जब आपको लगे कि यहां काम मिल रहा है तब आप दूसरी तरफ डाइवर्ट हो। हाँ, सुलटा दिया है क्या? चलिए नेक्स्ट, एक से दो पेज छोड़ देंगे आप जानते हैं जब भी हमारा टॉपिक खत्म होता है हम एक दो पेज खाली रखते हैं। मॉड्यूल ईएलपी आप अपने शॉर्ट नोट से ही बनाना चाहें तो यही चिपका सकते हैं कि टोटोमेरिज्म में बस ये पॉइंट है, मुझे ध्यान रखना है। अगले पेज पर हेडिंग लगा देंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। सुलटा दिया है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने रहेगा अगला रिएक्शन मैकेनिज्म, जो मेजर पोर्शन आपका कवर करता है। अगर मैं बात करना चाहूं रिएक्शन मैकेनिज्म की, तो दोस्त ऑन एन एवरेज 10 से 12 क्वेश्चन तो इसके कहीं जाने वाले ही, मिनिमम 10 से 12 बोल रहा हूं, मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चन रहेंगे। पर आप ये मत सोचिए कि इन किसको सीधा पढ़ाया जा सकता है, नहीं पढ़ाया जा सकता। आपकी 12th की फिजिक्स ऐसी है जो अच्छा वेटेज रखती है, लेकिन उसको सीधा पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि +1 वाला कोई और पढ़ा चुका है, +1 वाला कोई और पढ़ा चुका है। अगर कोई +1 वाला यहां तक पढ़ा दे तो मैं भी आपको कह दूं कि अगले 30 से 35 लेक्चर में 10 से 12 क्वेश्चन करवा के दिखाऊंगा। लेकिन मेरी दिक्कत यह है कि मुझे पढ़ाना पड़ता है पीछे वाला पार्ट, उनके बिना बनने वाला नहीं है। तो ये लेक्चर तभी चमकेंगे जब पीछे के कॉन्सेप्ट ठीक ठाक क्लियर है। एटलीस्ट स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स क्लियर होनी चाहिए। अब ये पूरा चैप्टर अपना चलेगा ना हाइड्रोकार्बन, पहला एल्केन पूरा रेडिकल के इर्द गिर्द घूमेगा, फिर एल्कीन पूरा केटाइन के इर्द गिर्द एंड रेडिकल के इर्द गिर्द घूमेगा। तो जीओसी तो हर कदम पर आपके साथ खड़ा होगा। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म में अगर अपन बात करना चाहें तो मैं पहले हल्की सी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस का डिस्कशन कर देता हूं, बस नाम ही बताऊंगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं बताऊंगा। सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बेसिकली कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहें तो बहुत ही फेमस आप जानते हैं एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस हमारे वाले पार्ट में एडिशन रिएक्शंस कौन कौन सी आप देखेंगे, कहां देखेंगे वो अलग बात है। एक तो आप देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या होता है नहीं समझाऊंगा, क्योंकि यहां पर क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। दूसरा अगर अपन बात करना चाहें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जो कि चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन में आप देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्योंकि हमें चलना है चैप्टर के हिसाब से। और तीसरे नंबर पर हमारे सामने आता है फ्री रेडिकल एडिशन। फ्री रेडिकल एडिशन क्लियर। एडिशन में बेसिकली हम इसको डील करेंगे, चैप्टर वाइज चलेंगे तो चैप्टर में बात करेंगे। दूसरा अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में कौन कौन सी कैटेगरी की रिएक्शंस हम पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूं। ज्यादातर जो हम डील करेंगे वो करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सा डील करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो कि आपका पूरा खा जाएगा चैप्टर एल्काइल हैलाइड्स, एराइल हैलाइड्स, एल्कोहल एंड ईथर, पूरा खा जाएगा यहीं पर ही। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे पास आएंगी
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो कि मेनली रहेंगी बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव चैप्टर जो है वो पूरा इसी चैप्टर से सुलटेगा, मतलब रिएक्शंस। तीसरा हमारे सामने रहेगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की अगर अपन बात करना चाहें तो ये खा जाएगा पूरा आपका एल्केन और हल्का सा एल्कीन चैप्टर। नेक्स्ट, और अगर अपन बात करना चाहें थर्ड, हमारे सामने आएंगी एलिमिनेशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन में अगर अपन बात करें तो दो टाइप के एलिमिनेशन हम पढ़ने वाले हैं। एक तो हम पढ़ेंगे बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन, बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन जो कि चैप्टर एल्काइल हैलाइड में देखने को मिलेगा। एक हम पढ़ेंगे यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन, ठीक है, जो कि आपको एल्काइल हैलाइड एज वेल एज एल्कोहल्स में देखने को मिलेगा। आप सभी ड्रॉपर बच्चे हैं तो एटलीस्ट आप जानते हैं इससे E2 से और इसे E1 से लिखा जाता है। मैं अभी नहीं बताऊंगा क्या E2 होता है और क्या E1। नेक्स्ट और फोर्थ टाइप की जो रिएक्शन होती है वो होती है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। लेकिन ये वाली रिएक्शंस हमारे सिलेबस में नहीं है। तो मेनली तीन टाइप की रिएक्शंस आपको दिखाई देंगी, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन। क्या होता है एडिशन, टाइम आने पर बात करेंगे। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन, टाइम आने पर बात करेंगे। कब होगा सब्स्टिट्यूशन, कब होगा एडिशन, सारी बातें करेंगे। क्योंकि अभी मैं अगर इनको बताने लगा ना तो आपको चमकेगा भी नहीं और टाइम भी खराब हो जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हम चैप्टर वाइज चलने वाले हैं, तो चैप्टर में इनको डील करते हुए बहुत आसानी से हम आगे बढ़ जाएंगे। तो यहां पर मैंने केवल टाइप बताई है कि इतने टाइप की रिएक्शंस हो सकती हैं, आपको बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जब आगे बढ़ेंगे तो इनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आएंगी, एग्जांपल्स भी हम देखेंगे और वहां पर इनको समझना भी हमारे लिए थोड़ा आसान रहेगा। सुलटा दिया है। अब सुलटा दिया है क्या? चलिए, तो बेसिकली कितने टाइप की रिएक्शंस हैं? चार। टाइप कैसे डिसाइड होगा, जब मैं रिएक्शन पढ़ाऊंगा चैप्टर वाइज तभी बताऊंगा। टाइप के लिए आपको अलग तरीके से देखना पड़ता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बीच में क्या हुआ से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए नेक्स्ट, अब जो रिएक्शन मैकेनिज्म में हमारे सामने रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे, कौन सा? हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स को हम किस तरीके से डिवाइड करने वाले हैं? एक तो इसमें हमारा मेन पार्ट रहेगा, दैट विल बी एल्केन्स। कौन रहेगा? एल्केन्स अपन पढ़ेंगे। दूसरा अगर अपन बात करें चैप्टर हमारा इसमें कौन सा रहेगा? एल्कीन्स। तीसरा अगर अपन बात करें तो चैप्टर हमारे सामने रहेगा इसमें कौन सा? एल्काइंस। एंड फोर्थ अगर अपन बात करना चाहें तो चैप्टर हमारे सामने रहेगा बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो बेसिकली ये एक चैप्टर नहीं है, ये चार चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन। हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। मैं आपको बता दूं, इन तीनों चैप्टर्स को पढ़ने के लिए आपको एक इंटरमीडिएट की पूरी पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और वो इंटरमीडिएट रहेगा कार्बोकेटायन। अगर आप इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं तो ये चैप्टर आप बहुत इजीली डील कर पाएंगे। एल्केन चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको जिस इंटरमीडिएट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो है कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। ये पूरा चैप्टर आपका इसी के ऊपर चलने वाला है, कार्बन फ्री रेडिकल के ऊपर।
अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट किसके ऊपर, एल्केन्स। यहां से अब हमारा चैप्टर शुरू हो जाएगा, वन बाय वन हम डील करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं इसके जर्नल फॉर्मूले की बातें नहीं करूंगा क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम इसके सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की बातें नहीं करेंगे, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप बिल्कुल एनसीईआरटी उठाएंगे, पेज पढ़ना शुरू करेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जो कि आप खुद से कवर कर सकते हैं, जो हम कहीं ना कहीं ऑलरेडी बातें कर चुके होंगे। हम इस चैप्टर में इसकी बेसिकली रिएक्शंस एंड प्रिपरेशन मेथड्स पर डील करेंगे और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। क्लियर? सबसे पहले अगर आपको एल्केन पढ़ना है तो दोस्त मैंने तो क्लियर कर दिया है कि आपको इस इंटरमीडिएट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप अलग तरीके से अप्रोच लेते हैं सब्जेक्ट को समझने के लिए। आप सोचते हैं कि मुझे रिएक्शन समझ में आ जाए। देखिए, रिएक्शन तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक ये वाले पार्ट आपको क्लियर नहीं हो। ठीक है? आपको दुनिया में बताने वाले बहुत लोग हैं कि केटाइन क्या क्या कर सकता है, केटाइन के 3 काम सबको पता लग चुका आजकल। लेकिन रेडिकल क्या क्या कर सकता है वो भी मालूम होना चाहिए। कितने इंटरमीडिएट से हमें डील करना है बेसिकली, और वो किस किस तरीके से हमारे सामने आ सकते हैं। तो मैं चैप्टर शुरू करूं उससे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने शेयर करूंगा। अगर हमारे पास आती है बात किसकी, इंटरमीडिएट की, आपके पेन डाउन होने चाहिए। इंटरमीडिएट का मतलब कोई भी स्पीसीज जो इन बिटवीन द रिएक्शन बनती है, ना तो रिएक्टेंट साइड दिखाई दे रही है ना ही प्रोडक्ट साइड, बीच में बनी बीच में ही सुलट गई, उसे क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट। मैं जो बोल रहा हूं उसके अलावा भी हो सकते हैं, पर हम बेसिकली जो हमारे काम के उन्हीं पर ही डील करेंगे। तो इंटरमीडिएट्स के तौर पर अगर अपन बात करें, एक तो जो ज्यादातर हमारे सामने रहता है वो रहता है कार्बोकेटाइन। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन में हमारे में यही इंटरमीडिएट बनता है। दूसरा अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने रहता है कार्बन फ्री रेडिकल। क्या रहता है, कार्बन फ्री रेडिकल। क्लियर? तीसरे की अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने रहेगा कार्ब एनायन। बेसिकली हम इन्हीं पर ही बातें करेंगे। और नीचे वाले दोनों रेयरली देखने को मिलते हैं, वो बहुत बार देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें इनके रीअरेंजमेंट की तो आपको मालूम होना चाहिए ये दोनों आपके लेवल पर रीअरेंजमेंट शो नहीं करते। नो डाउट कार्बन फ्री रेडिकल कभी कभी रीअरेंज हो जाता है, पर जो फ्री रेडिकल हम डील करेंगे वो कभी रीअरेंज नहीं होंगे। तो मैं इनके सामने लिख रहा हूं डू नॉट रीअरेंज। ये वाले जो आपके हैं वो रीअरेंजमेंट शो नहीं करेंगे, डू नॉट रीअरेंज। ये आपको कम से कम मालूम होना चाहिए। सभी के पेन डाउन, आंखें खोलो। क्या कार्बन फ्री रेडिकल का रीअरेंजमेंट करवाना है? नहीं करवाना है। आप रीअरेंजमेंट के बारे में जानते हैं कि लेस स्टेबल से मोर स्टेबल रेडिकल में नहीं करवाना है दोस्त। केटाइन के केस में करवा लीजिए, ना तो फ्री रेडिकल के केस में और ना ही एनायन के केस में। समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे। मान लीजिए कभी कोई केमिकल रिएक्शन आप करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, कोई केमिकल रिएक्शन, और आपके सामने ये एज एन इंटरमीडिएट बन गया है। अब बताइए यहां पर आपका ये कौन सा है, एक 1 डिग्री का कार्बन फ्री रेडिकल है क्या? अगर मैं चाहूं कि ये रीअरेंज होकर किसके अंदर चला जाए, एक 3 डिग्री के कार्बन फ्री रेडिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाए, दोस्त ऐसा करना गलती नहीं, पाप की कैटेगरी में मैं काउंट करूंगा। ध्यान से सुनिए। अगर अपन बात करना चाहें स्टेबिलिटी की, अगर अपन बात करना चाहें स्टेबिलिटी की, ये 1 डिग्री है और ये कौन सा है, 3 डिग्री। बताइए विच रेडिकल इज मोर स्टेबल? 3 डिग्री। नो डाउट अगर कोई मुझसे पूछे तो ये रेडिकल क्या है, लेस स्टेबल, और ये रेडिकल क्या है, मोर स्टेबल। क्या ये बात सही है? बिल्कुल। लेकिन आपको ऐसी हरकतें नहीं करनी। अगर कभी आपके सामने ये रेडिकल बन जाए और आपके दिमाग में आए कि सर क्या मैं इसको रीअरेंज करके एक स्टेबल रेडिकल में कन्वर्ट कर दूं, तो मत कीजिएगा। रेडिकल नॉर्मली रीअरेंजमेंट शो नहीं करते हैं, पहला पॉइंट। सिमिलरली अगर अपन बात करना चाहें तो आपका कार्ब एनायन भी ऐसा नहीं करेगा। एक ही है, जिस पर नहीं लिखा मतलब वो रीअरेंज करेगा, जिस पर लिख दिया मतलब वो नहीं करेगा। इसका मतलब कौन सा इंटरमीडिएट आपका रीअरेंजमेंट शो कर सकता है? कौन? कार्बोकेटाइन। तो इसके बारे में आप हमेशा ध्यान रखिए, ये रीअरेंज करेगा। इसके बारे में अगर अपन बात करें, रीअरेंज, रीअरेंज,
to a more stable carbocation, to a more stable कार्बोकेटाइन। मान लीजिए कभी कोई ऐसा केटाइन बन गया है जो लेस स्टेबल है, तो ये रीअरेंज करके मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका कार्बन फ्री रेडिकल ऐसा कभी भी नहीं करेगा, और आपका कार्ब एनायन भी ऐसा कभी भी नहीं करेगा। इस बात का एहसास आपको होना चाहिए। मान लीजिए अगर अपन बात करें, यहां पर कार्ब एनायन बना है और आप रीअरेंज करवा के ये कर दें, पहली बात तो अगर आप स्टेबिलिटी के बारे में जानते हैं तो आप कभी ऐसा करेंगे ही नहीं। क्लियर? क्योंकि ये कौन सा डिग्री का कार्बन आयन है? 1 डिग्री। और वो कौन सा डिग्री का है? 3 डिग्री का। कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होता है? ये। तो इसमें तो फिर भी डाउट कम होता है, पर आप ये नहीं देखते हैं। आपको तो बस ये है 1 डिग्री से 3 डिग्री जा रहा है, जाने दो, क्योंकि केटायन पर एक्सपर्टीज हासिल कर ली ना हमने। हम रेडिकल और एनायन के बारे में तो सोचते ही। तो मेरे भाई इसमें ऐसा कुछ भी मत कीजिए। मैं ये कह रहा हूं क्योंकि वो आपसे पूछेगा कि बताओ क्या क्या पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो तुम्हें लगेगा कि पॉसिबल तो बना दे रीअरेंज करके, कम बनेगा तो क्या फर्क पड़ता है। ये कहां काम आएगा दोस्त? ये काम आएगा जब आप डील करेंगे ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट के साथ। किसके साथ? ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट के साथ। आप कहीं से भी पढ़ें, आप एक बात जानते हैं कि ये हटाकर इसको क्या बना दो? एनायन। जुगाड़ के तौर पर क्या बना लेते हैं? एनायन। और आपको पूछेगा पॉसिबल प्रोडक्ट, तो तुम्हें लगेगा कि हाँ ये रीअरेंज करके भी तो बना सकता है। एनायन रीअरेंजमेंट शो। आप बताइए आपके लेवल पर इंटरमीडिएट जो रीअरेंजमेंट शो करता है कार्बोकेटाइन, रेडिकल के केस में भूलकर भी ऐसी बातें हैं, एनायन के केस में भूलकर भी ऐसी बातें हैं। केवल किसके बारे में बातें करनी है? कार्बोकेटाइन। पहली बात। दूसरी बात, इन तीनों इंटरमीडिएट में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव इंटरमीडिएट कौन सा है? रेडिकल। तीनों ही अनस्टेबल है, तीनों की रिएक्टिविटी कमाल की, इसीलिए तो आइसोलेट बहुत कम होते हैं। लेकिन तीनों में भी कंपैरिजन किया जाए ना, तो ये वाला जो आपका इंटरमीडिएट है, ये आपका होता है मोस्ट रिएक्टिव। क्या होता है? मोस्ट रिएक्टिव होता है। इसका हाफ लाइफ टाइम पीरियड सबसे कम पाया गया है। मतलब बनने के बाद ये रिएक्शन में सबसे कम समय के लिए जिंदा रहता है, ये बनता है और तुरंत रिएक्शन कर जाता है। तो रेडिकल जो आपका है वो मोस्ट रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, इसका हाफ लाइफ टाइम सबसे कम होता है तीनों इंटरमीडिएट्स के अंदर। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको मालूम होनी चाहिए। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ूंगा। जल्दी जल्दी सुलटा देंगे भाई लोगों। किसी भी चैप्टर का पहला और दूसरा लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं पूरे रेडिकल की कुंडली आपके हाथ में रखूंगा, उसके बाद आपको रेडिकल कभी भी परेशान नहीं करेगा। और अगर आपने इसको मिस कर दिया और आप सोचते हो मैं सीधे रिएक्शन कर लूं, नहीं होने दूंगा। क्योंकि फिर आप रिएक्शन को किसी ना किसी तरीके से रट सकते हो ऐसे आंसर, और जिस दिन पढ़ाएगा मास्टर उस दिन टिक करवा देगा, क्योंकि कल तेरे को याद नहीं रहेगा। इसलिए आज ही कर दे इस क्वेश्चन को। आज तो मैं खुद ही बता दूंगा, RMgx वाटर से टकराएगा, एल्केन बनाएगा। तो आज ही कर ले, कल याद, क्योंकि तेरे कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ही नहीं। सुलटा दिया है भाई लोगों। अब हमें रेडिकल के बारे में जानना पड़ेगा कि अगर रेडिकल इंटरमीडिएट के तौर पर कभी दिखाई देता है तो किस तरह की हरकतें वो कर सकता है। रिएक्शंस आपको बिल्कुल चित्रकला की प्रैक्टिस नजर आएंगी। अगर सीधा रिएक्शन पर जाओगे, रेडिकल के बारे में नहीं जानोगे, तो हर रिएक्शन को याद करना पड़ेगा। सुलटा दिया है।
कार्बेनाइन का रीअरेंजमेंट नहीं करवाना है, कार्बन फ्री रेडिकल का भी रीअरेंजमेंट। कभी आपको चमके कि सर ने तो केटाइंस रीअरेंज करके मोर स्टेबल बना दिया था, अच्छा सर बताना भूल गए होंगे रेडिकल को, मैं करवा देता हूं। अगर कोई बात बताने वाली होगी तो मैं खुद बताऊंगा, तुम खुद से नहीं सोचोगे, ये केमिस्ट्री है, तुमने सोचा ही आपकी, हाँ सोचना नहीं है यहां पर, मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ सकता हूं? चलिए आइए दोस्तों, सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहें रेडिकल के बारे में जान लेते हैं। हाउ डू रेडिकल रिएक्ट्स? कि अगर हमारे सामने रेडिकल आ जाता है तो वो किस तरीके से रिएक्शन करता है। हाउ डू रेडिकल रिएक्ट्स? सबसे पहला, रेडिकल के सामने आपको रेडिकल देखने को मिलेगा। पेन अब सभी के डाउन होने चाहिए। रेडिकल रिएक्टिंग विद ए रेडिकल, रेडिकल रिएक्टिंग विद ए रेडिकल, कि जब रेडिकल रेडिकल के सामने आ जाए तो फिर किस तरीके से काम करता है, ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए आपके सामने एक्स रेडिकल है, रेडिकल का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक्स रेडिकल का सामना किससे हो गया है? एक्स रेडिकल से। एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर रेडिकल के सामने रेडिकल आ जाता है तो इनका पहला काम होता है ये डाइमराइजेशन कर लेते हैं, ये कपलिंग कर लेते हैं, मतलब आपस में जुड़ जाते हैं सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। आप जानते हैं इसकी भी रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट कंप्लीट करने की, और इसकी भी रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट कंप्लीट करने की, और दोनों के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? तो ये बोलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन दूल्हा, एक इलेक्ट्रॉन मैं लाता हूं, और दोनों आपस में क्या बना लेते हैं? बॉन्ड। तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। जब भी आपके सामने रेडिकल के सामने रेडिकल आ जाए दोस्त, तो उसका पहला काम होता है डाइमराइजेशन, या फिर इसे हम कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कपलिंग रिएक्शन। दोनों आपस में सिग्मा बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों ही हाईली रिएक्टिव होते हैं। कुछ इंतजार नहीं करेंगे, अगर एक दूसरे के सामने खटक से बॉन्ड बनाएंगे और रेडिकल खत्म कर देंगे। क्लियर? अगर अपन बात करना चाहें, मान लीजिए कभी भी मिथाइल रेडिकल के सामने कौन आ गया है? मिथाइल रेडिकल। तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि रेडिकल आपस में पहले बॉन्ड बना लेते हैं, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, दोनों आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर देंगे। इस रिएक्शन को हम डाइमराइजेशन एंड कपलिंग रिएक्शन के नाम से जानते हैं। बन गए दोनों? चलिए मान लीजिए कभी आपके सामने ऐसा हुआ कि इथाइल रेडिकल के सामने, किसके सामने? इथाइल रेडिकल के सामने अगर इथाइल रेडिकल आ जाए तो बताइए वो क्या कर सकते हैं? रेडिकल के सामने रेडिकल, पहली कोशिश होगी उनकी क्या? बॉन्ड बनाने की। दोनों जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक आंखें खोलो, बॉन्ड उन एटम्स के बीच में बनेगा जिन पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो इस पर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है कार्बन पर, और इस पर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है कार्बन पर। ये दोनों एक नए सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देंगे, ये दोनों एक नए सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देंगे, और उस बॉन्ड को मैं अलग कलर से भी दिखा रहा हूं कि ये नया बॉन्ड बन गया है। क्लियर? मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि आपका आइसोप्रोपाइल रेडिकल, ध्यान से सुनते हुए जाइए, आपका आइसोप्रोपाइल रेडिकल के सामने कौन आ जाए? आइसोप्रोपाइल रेडिकल। तो दोस्त ये सबसे पहले जब भी रेडिकल के सामने रेडिकल आता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा क्या, कि एरो आपको फिश हुक लाइक एरो का इस्तेमाल करना है, मोमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो ये आपके सामने सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है। आप देखेंगे कि ये आपके सामने एक 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी रेडिकल है। दोस्त चोरी छिपे मत छाप, नोट्स कहीं से भी मिल जाएंगे। यहां पर अगर अपन बात करें ये कौन सा है? 2 डिग्री रेडिकल है। तो रेडिकल के सामने रेडिकल आया, और इस टाइप की जब रिएक्शन होती है दोस्तों, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? आप इसे कह देते हैं डाइमराइजेशन। क्या कह देते हैं? डाइमराइजेशन। और कई बार इसे आप कपलिंग रिएक्शन भी कह देते हैं, यानी कि दोनों रिएक्शन करके क्या हो जाएंगे? एक। तो या तो डाइमराइजेशन करेंगे या फिर क्या करेंगे? कपलिंग। डाई का मतलब दो, मर का मतलब यूनिट, दो यूनिट एक साथ मर जाती हैं, डाइमर बन गया है। क्लियर? दोनों आपस में मिलकर एक, दोनों आपस में मिलकर एक।
तो ये आपके डाइमराइजेशन शो कर सकते हैं, कपलिंग रिएक्शन शो कर सकते हैं। अगर आपका एल्काइल रेडिकल है, या तो वो मिथाइल है, प्राइमरी है, या फिर सेकेंडरी, तो उसके ज्यादा चांसेस हैं कि वो क्या करेगा, उसके ज्यादा चांसेस हैं वो डाइमराइजेशन करेगा। अगर आपका एल्काइल रेडिकल, अभी मेरी बातें खत्म नहीं हुई, अगर आपका एल्काइल रेडिकल दोस्तों कैसा है, 3 डिग्री, आपका एल्काइल रेडिकल कैसा है, 3 डिग्री, तो आप देख लीजिए ये एक 3 डिग्री एल्काइल रेडिकल है, और इसका सामना एक 3 डिग्री एल्काइल रेडिकल के साथ ही हो जाए, तो इनके डाइमराइज होने के चांसेस क्या हैं, कम है। इनके डाइमराइज होने के चांसेस जो हैं वो कम है। क्यों? क्योंकि अगर आप दनादन बॉन्ड बनाए जा रहे हो, तो फिर आप भूल जाते हो किसको, केमिकल काइनेटिक्स को, कोलिजन थ्योरी। प्रोडक्ट बनने के लिए टकराना ही काफी, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन से भी टकराना पड़ेगा। और आप जानते हैं अगर ये दोनों कार्बन आपस में बॉन्ड बनाना चाहते हैं, तो इन दोनों का आपस में कोलिजन होना चाहिए। और अगर मैं आपको ठीक ठीक समझा दूं दोस्तों, तो आप जानते हैं इस कार्बन फ्री रेडिकल पर इधर कौन लगा हुआ है, मिथाइल, इधर भी कौन लगा हुआ है, मिथाइल, और इधर भी कौन लगा हुआ है, मिथाइल। तो आप बताइए इसके तो हर तरफ एक बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, तो इस कार्बन का उस कार्बन से टकराए जाने के चांसेस बहुत ही कम है। आप भी जानते हैं प्रॉपर कोलिजन नहीं हो पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टकरा ही नहीं पाएंगे, देखिए पॉसिबिलिटी तो रहेगी। अगर ये दोनों आपस में टकरा गए तो आपके सामने यही प्रोडक्ट बनेगा क्या? अगर ये दोनों आपस में टकरा गए तो आप बताइए यही प्रोडक्ट बनेगा क्या? पहले आंखें खोलो और बताओ। अगर इन दोनों ने आपस में टकराव किया तो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, नया सिग्मा बॉन्ड। इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे? आप कहोगे डाइमराइजेशन हुआ है। क्या हुआ है? डाइमराइजेशन हुआ है। लेकिन जिसके चांसेस कम नजर आते हैं, जिसके चांसेस कम नजर आते हैं दोस्त, जो रेडिकल है ना, वो तीनों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। आपके कार्बो केटायन, कार्बन फ्री रेडिकल, आपका कार्बो केटायन, कार्ब एनायन और कार्बो केटायन, तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि इंतजार नहीं करता रिएक्शन के लिए। इंतजार, इसका हाफ लाइफ टाइम पीरियड सबसे कम पाया गया है। ये बनता है और तुरंत सुलट जाता है, या तो किसी के साथ बॉन्ड बना लेगा या किसी को सुलटा देगा, लेकिन ज्यादा देर तक रिएक्शन में पाया नहीं जाता है। तो आप समझिए अगर इन दोनों का कोलिजन प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो ये रेडिकल इंतजार नहीं करेगा। आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए। इस कार्बन पर जो रेडिकल है, इस कार्बन का इस कार्बन से टकराने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, या फिर किसी हाइड्रोजन के साथ टकराने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? हाइड्रोजन के साथ। तो क्या होता है जब आपका एल्काइल कौन सा होता है, 3 डिग्री का रेडिकल होता है, तो ये आपस में बॉन्ड बनाए, ये प्रोबेबिलिटी काफी कम होती है कोलिजन थ्योरी की वजह से। उससे पहले ये किसी ना किसी हाइड्रोजन से टकरा जाता है, और भाई साहब रेडिकल ऐसा है जिससे भी टकराएगा उसी को सुलटा देगा। सामने वाले से पूछेगा भी नहीं कि रिएक्शन करेगा क्या, नहीं। रेडिकल की बात जान लीजिए, रेडिकल एकदम पागल कुत्ते की तरह होता है, काटने से पहले पूछता कि भाई साहब आपको काट लूं क्या, एक बार और काट लूं क्या? रेडिकल ऐसा कुछ भी नहीं करता है, जो सामने आया वो सुलटाया जाएगा। पहला पॉइंट सुन लो ध्यान से। दूसरा पॉइंट, रेडिकल अगर कभी भी रिएक्शन करेगा तो अपना जैसा ही काम करके देगा, यानी कि रेडिकल जब बॉन्ड को तुड़वाएगा तो रेडिकल ही बनवाएगा होमोलैटिकली। एक पागल कुत्ता दूसरे कुत्ते को काट ले तो वो भी पागल हो जाता है, आपको काट ले तो आप भी क्या हो जाते हैं, पागल। तो अब ये रेडिकल है, ये इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की तरफ देखता है। आप बताइए रेडिकल के काम का कौन है, रेडिकल। इस कार्बन पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसको एक और ऐसा चाहिए जो इसको अनपेड इलेक्ट्रॉन लेकर आ जाए। अब जानिए इसके काम का केटायन नहीं है, क्योंकि वो खाली ऑर्बिटल के साथ आएगा। इसके काम का एनायन भी वो फील्ड ऑर्बिटल के साथ आएगा। इसको ऐसा चाहिए जिसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो ताकि इजीली बॉन्ड बना सके। कहने का मकसद यह है अगर कभी भी रेडिकल की वजह से बॉन्ड टूटा, अगर कभी भी रेडिकल की वजह से बॉन्ड टूटा, होमोलैटिकली टूटेगा, क्योंकि वो रेडिकल बनाकर ले जाएगा, और 99.9% चांसेस हैं
वेज के साथ बॉन्ड बनाएगा, थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? तो यहां पर दो ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास, क्या कि भाई इस बॉन्ड को होमोलिटिकली तोड़ दे, होमोलिटिकली तोड़ दे तो एक एस रेडिकल बनेगा और एक कार्बन पर रेडिकल बन जाएगा, तो वो आपका कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है। लेकिन वो अगर हाइड्रोजन जनरेट हो रहा है एच रेडिकल, तो बॉन्ड एच रेडिकल के साथ ही बनाएगा, ये ध्यान रखना हमेशा ही। तो यहां से इस बॉन्ड को होमोलिटिकली ब्रेक करवा देगा, बोलेगा एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को इधर लेकर आ और उसका इलेक्ट्रॉन को वापस दे दे। तो आप बताइए अगर ऐसा हुआ तो आपके सामने किस प्रकार की रिएक्शन हो जाएगी? आपके पास कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड। आप देखिए ये बॉन्ड अभी अभी आपने ताजा ताजा बनाया है। क्लियर? नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, अगर ऐसा हुआ तो इस कार्बन पर क्या जनरेट हो जाएगा? रेडिकल। क्या मैं सही कह रहा हूं? इस कार्बन पर पहले से ही क्या था? रेडिकल। और इस पर भी क्या आ गया? रेडिकल। तो रेडिकल को रेडिकल दिखता है, पहला काम बॉन्ड बनाता है। ए तू भूल रहा है पीछे की बातें। रेडिकल को रेडिकल दिखता है, पहला काम बॉन्ड बनाता है। पक्का? जी हाँ। तो यहां पर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगी और दोनों आपस में क्या कर लेंगे? बॉन्ड फॉर्मेशन। तो एक तो आपके पास यहां बन जाएगा क्या? एल्केन। और एक आपके सामने क्या बन जाएगी? एल्कीन। और 3 डिग्री के केस में वो वाला काम ज्यादा होगा या ये वाला काम ज्यादा होगा? ये वाला काम ज्यादा होगा, क्योंकि इन दोनों के टकराने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। तो इस वाले प्रोसेस को आप जानते हैं, हम इसको क्या कहते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन। क्या कहते हैं? डिसप्रोपोर्शनेशन के नाम से इसको जानते हैं। सेल्फ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। देखो दोनों सेम है कि नहीं है? तो एक जगह से एच का हटना ऑक्सीडेशन और दूसरी जगह पर एच का जुड़ना रिडक्शन। तो इसे हम डिसप्रपोर्शनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन। आइए अगर आप ये बात समझ गए हैं तो सबसे पहले मुझे बताएंगे ईज ऑफ डाइमराइजेशन। ईज ऑफ डाइमराइजेशन कि रेडिकल्स के डाइमराइज होने की प्रोबेबिलिटी कब ज्यादा रहेगी? आसानी से डाइमराइज होंगे। देखिए सबसे जल्दी मिथाइल, मिथाइल के बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और 3 डिग्री के डाइमराइज होने के चांसेस बहुत ही कम। अगर मैं आपसे पूछूं ईज ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन, ईज ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन सबसे ज्यादा आपका रहेगा 3 डिग्री रेडिकल, 3 डिग्री रेडिकल, फिर 2 डिग्री रेडिकल, फिर 1 डिग्री और सबसे कम चांस मिथाइल रेडिकल का होगा। अब समझिए डेटा क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। अगर आपका रेडिकल कैसा है? मिथाइल प्राइमरी सेकेंडरी, तो ये ज्यादातर डाइमराइजेशन करता है। और अगर आपका रेडिकल कैसा है? 3 डिग्री, तो वो ज्यादातर डिसप्रपोर्शनेशन करता है। ये रिजल्ट अब हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मिथाइल प्राइमरी सेकेंडरी मेनली क्या करेंगे? डाइमराइजेशन। और 3 डिग्री मेनली क्या करेगा? डिसप्रपोर्शनेशन। तो जब भी आपके सामने दो 3 डिग्री रेडिकल आ जाएं और आपसे पूछे क्या ये बन सकता है? हां, पर इससे ज्यादा ये बनेगा। डाइमराइजेशन नहीं होगा, हमने ऐसा नहीं बोला है, पर डाइमराइजेशन से ज्यादा डिसप्रपोर्शनेशन होगा। और जिसने ये बात समझ ली वो वुड्स रिएक्शन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी से ही जान चुका है, क्योंकि वो रेडिकल के बारे में जानता है। तो बताइए आप मुझे, जब भी रेडिकल के सामने रेडिकल आ जाए तो क्या करेगा? पहला काम बॉन्ड बना लेगा। पक्का? प्राइमरी है, मिथाइल है या सेकेंडरी है, तो ज्यादा चांसेस हैं डाइमराइज होकर खत्म हो जाएगा कपलिंग रिएक्शन करके। लेकिन दोनों 3 डिग्री हुए तो डिसप्रपोर्शनेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डाइमराइजेशन। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? जल्दी से नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ो। अभी हमारा चैप्टर शुरू भी नहीं हुआ।
अब आप कभी भी नहीं अटकेंगे जब वो पूछेगा पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन, क्योंकि आपको पता अगर इंटरमीडिएट क्या बना है, रेडिकल, तो रेडिकल क्या क्या कर सकता है, कपलिंग कर सकता है और डाइमराइजेशन कर सकता है। तो पॉसिबल प्रोडक्ट खटाखट निकल कर आएंगे रिएक्शन। लेकिन अगर आप केवल रिएक्शन पर फोकस करोगे तो मामला नहीं बनता, और यही रिएक्शन वाले पार्ट कमजोर होने का सबसे बड़ी दिक्कत होता है कि अब तो मास्टर 100% मॉड्यूल ओरिएंटेड हो जाता है कि कैसे भी करके बस इनसे मॉड्यूल के क्वेश्चन बन जाएं, ताकि बच्चा बोले पिछली बार तो ये भी नहीं बने थे, चलो इस बार उसी दिन कम से कम मॉड्यूल तो बन रहा है। 10 दिन बाद वो भी गायब, क्वेश्चन हल्का सा चेंज हुआ, एकदम साफ। और आप जानते हैं क्वेश्चन हर बार नए होते हैं, आप देख सकते हैं। सुलटा दिया है क्या? आप सुलटा है क्या? रेडिकल के सामने रेडिकल आता ही पहला काम क्या करता है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन। रेडिकल हाईली रिएक्टिव है, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं ना, तो ये इतने फास्ट रिएक्ट करते हैं कि इनको एक्टिवेशन एनर्जी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखो बॉन्ड केवल बन रहा है, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है ये, बॉन्ड तो तोड़ना ही, बॉन्ड केवल बन रहा है। और यहीं से ही लोग कंफ्यूज हुए, जो नीट 2022 में क्वेश्चन आया था या 23 में आया था, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो। स्टेटमेंट याद है? पड़ोसी इंस्टीट्यूट का तो मॉड्यूल का क्वेश्चन था, आंसर क्या दिया हुआ था, गलत। अब तुम कर ट्रस्ट कर रहे हो ना मॉड्यूल के ऊपर कि मेरा तो मॉड्यूल हो गया, चेक कर लो भाई, अब बदल दिया आंसर। और वही सब सर लोग थे। एब्सोल्यूट नॉलेज जब तक सब्जेक्ट की नहीं होगी, एक्सप्लेनेशन क्या दे रहे हैं ये, अरे ये रिएक्शन का एक स्टेप है, रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी जीरो, मतलब सारे कोलिजन 100% हो जाएंगे इफेक्टिव, जो कि हो नहीं। आगे बात समझ में? चलिए, मैं पूरा लिख देता हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरे भाई बंधु ऐसे बैठे हैं जो इसके बाद जितना मैंने लिखा लाइन ही खींच देंगे, फिर 2 दिन बाद आगे बोलेंगे पूरा बताओ क्या था। नॉर्मली हम लोग ऐसा तब करते हैं जब स्पेलिंग नहीं जानते, कि आगे इतना तो पता आगे कि क्या है, तो सीधी बोल दो, बस लाइन खींच दो। बच्चा हमसे भी 1.5 वो भी लाइन खींच देता है कि हमें तो वैसे भी डॉक्टर बनने के बाद लाइन ही खींचनी है, पूरा तो हम लिखेंगे ही नहीं। तो तुम्हारी भी वही कमजोरी रहती है, ड्रग का नाम तो पता रहता है पर स्पेलिंग याद। अब मेरे को समझ में आ रहा है। सुलटा दिया है क्या दोस्तों? अपन इसको इज हटा ही लेते हैं, क्योंकि इसमें जो काम का है वो अपन अलग तरीके से भी लिख लेंगे। बस हमें ध्यान रखना है 3 डिग्री में मेनली हमें क्या करवाना है, 3 डिग्री में क्या करवाना है, डाइमराइजेशन की डिस्प्रपोर्शनेशन, बस। हाँ हटा लो, कोई मतलब नहीं है, बस आखिरी पॉइंट लिख दो। 3 डिग्री एल्काइल रेडिकल्स मेनली अंडरगो
3 degree alkyl radicals mainly undergo go 3 degree alkyl radicals mainly undergo disproportionation. 3 degree alkyl radicals mainly undergo disproportionation. 3 degree alkyl radicals mainly undergo disproportionation. क्लियर? चलिए, क्या आपका ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन कर सकता है? बताओ, कर सकता है। अगर अपन बात करना चाहें, मान लीजिए कभी ये रिएक्शन में इंटरमीडिएट के तौर पर बन गया है, तो ये दो ऑप्शन होंगे इसके पास, डाइमराइजेशन का भी और डिस्प्रपोर्शनेशन का भी। तो पॉसिबल प्रोडक्ट तो बता ही सकते हैं हम दोनों से, लेकिन मेजर कौन सा रहेगा? डाइमराइजेशन वाला। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे पास रेडिकल का दूसरा रिएक्शन करने का तरीका आ जाएगा, रेडिकल रिएक्टिंग विद ए CH बॉन्ड। पूरा एल्केन चैप्टर इसी पर ही चलेगा, रेडिकल रिएक्टिंग विद ए CH बॉन्ड, कि रेडिकल आपके CH बॉन्ड के साथ कैसे रिएक्शन करेगा। हालांकि इसका आइडिया मैंने थोड़ा सा पहले ही दे दिया है, लेकिन मैं आपको और क्लैरिटी लाना चाहता हूं, क्वेश्चंस के थ्रू हम चीजों को याद ना करें। मान लीजिए आपके पास कोई एल्केन है, ठीक है, और उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, रिएक्शन करने के लिए कौन आ गया है? X रेडिकल। दोस्तों वापिस से आंखें खोलिए, आगे बढ़ेंगे। अब बताओ, ये तो एक रेडिकल है, पर ये एक रेडिकल नहीं है। जब भी आपका रेडिकल एक ऐसे मॉलिक्यूल से भिड़ेगा जिसके पास सारे आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि उसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इधर देखो आंख खोल के, अभी तक जो भिड़ रहा था उनमें सभी के पास क्या थे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर रेडिकल रेडिकल आ गए तो तुरंत बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे। 3 डिग्री है तो डाइमराइज की बजाय डिस्प्रोपोर्शनेशन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कभी ऐसा आ जाए कि सामने वाले के पास तो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही, तो फिर वो बॉन्ड को होमोलेटिकली तोड़ेगा। कैसे तोड़ेगा? हमेशा ध्यान रखिए, रेडिकल जब भी बॉन्ड तोड़ेगा होमोलेटिकली ही तोड़ेगा। और अगर CH बॉन्ड पर उसकी निगाहें है, ध्यान से सुनिए, तो CH बॉन्ड भी कैसे टूटेगा? होमोलेटिकली। क्लियर? अब इसके दो ऑप्शन है, क्योंकि ये तो बॉन्ड बनाना चाहता है, कंफर्म है ये तो बॉन्ड बनाएगा किसी न किसी के साथ। तो एक प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि यहां से हाइड्रोजन आ जाए अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, और यहां से हेलोजन आ जाए, और इन दोनों के बीच में क्या बन जाए? बॉन्ड। तो आपका HX की फॉर्मेशन हो जाए और कार्बन पर रेडिकल जनरेट हो जाए। क्या ये पॉइंट आप समझ पा रहे हो? भाई जब आप बॉन्ड होमोलेटिकली तोड़ोगे तो H अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, और कार्बन को बोलेगा ये ले तू भी अपना इलेक्ट्रॉन पकड़, तो इसने तो X के साथ बॉन्ड बना लिया और आपका कार्बन का इलेक्ट्रॉन उसके पास बच गया। एक प्रोबेबिलिटी तो ये है। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये भी है कि वो कार्बन के साथ क्या बना ले? बॉन्ड। भाई H के साथ ना बनाकर किसके साथ बनाए? कार्बन के साथ। तो इस बार रेडिकल के फॉर्म में कौन बच जाएगा? H रेडिकल। आप बताइए, यही दो प्रोबेबिलिटी हमारे पास है कि नहीं है? अब हमें सोचना है कि अगर कभी भी CH बॉन्ड तोड़ा तो हमें करना क्या है? दोस्त, आपका H रेडिकल का फॉर्मेशन हाईली अनफेवरेबल होता है एनर्जेटिकली। मतलब H रेडिकल आपको एज एन इंटरमीडिएट बनाने की कोशिश नहीं करनी है। मैंने पहले भी बोला था थोड़ी देर पहले कि अगर X को, किसको? X को अगर किसी के साथ बॉन्ड बनाना है होमोलेटिकली बॉन्ड तोड़कर, तो 99.9% वो कोई मोनोवैलेंट एटम होगा, और वो मोनोवैलेंट एटम आपका हाइड्रोजन होगा। यानी कि अगर X को बॉन्ड बनाना है तो HX का बॉन्ड बनेगा दोस्त, CX का बॉन्ड नहीं बनेगा। यानी कि H रेडिकल को एज आप इंटरमीडिएट नहीं बनाएंगे। ये कभी भी आपको नहीं करना। अगर किसी रिएक्शन में हो रहा हो तो बोल देना ये गलत है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? तो होमोलेटिकली बॉन्ड अगर कभी भी CH बॉन्ड का टूटा तो X के साथ बॉन्ड कौन बनाएगा? आपका H बनाएगा। क्योंकि अगर कार्बन ने बनाया तो H रेडिकल का फॉर्मेशन एनर्जेटिकली फेवरेबल
नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स इसको अलाउ नहीं करता है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि H रेडिकल नहीं बनने देना है, बल्कि H का बॉन्ड X के साथ बनने देना है। तो आपके जो क्वेश्चंस बहुत मुश्किल लगते हैं ना रेडिकल रिएक्शंस में, वो यूं सुलटेंगे कि हमें मालूम है जो हमसे तू पूछना चाह रहा है। जल्दी से नोट डाउन करेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट और लास्ट हमारे सामने रहेगा रेडिकल के बारे में। रेडिकल रिएक्टिंग विद ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। हम उतनी बातें कर रहे हैं जिसमें एनसीईआरटी में जितनी भी रिएक्शन उसने दी हैं वो बहुत इजीली हम समझ पाए। अगर आपके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ आपका रेडिकल रिएक्शन करने के लिए आ रहा है, यानी कि रिएक्टिंग साइट इस बार कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो किस प्रकार से रिएक्शन करेगा जरा हमें मालूम होना चाहिए। अभी आपको यह नहीं सोचना है कि ये रिएक्शन कब होगी, ये रिएक्शन कब होगी, वो मैं बताऊंगा, पर अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होगा ये मालूम होना चाहिए। देखिए, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रिएक्टिव साइट है, इस बार रेडिकल ठान कर आया है कि रिएक्शन मुझे तो कहां करनी है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो इतिहास गवाह है कि रेडिकल ने जब भी बॉन्ड्स को तोड़ा है होमोलेटिकली ही तोड़ा है, जब भी बॉन्ड्स को तोड़ा है। क्लियर? तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को आज भी कैसे तोड़ेगा? होमोलेटिकली। बोलेगा कि इस बॉन्ड में से मुझे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन लेकर इधर कोई आएगा और एक्स के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब ये दो पॉसिबिलिटी है, ध्यान से सुनना। कितनी पॉसिबिलिटी है? दो। भाई आपका इलेक्ट्रॉन शेयर करने का मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन, या तो ये कार्बन एक्स के साथ बॉन्ड बनाएगा या फिर ये कार्बन एक्स के साथ बॉन्ड बनाएगा, दोनों में से कोई ना कोई एक बॉन्ड जरूर बनाएगा। एक प्रोबेबिलिटी अगर ऐसी हो सकती है कि इस कार्बन में और एक्स के बीच में बॉन्ड बन गया, तो बताइए अगर इसने अपना इलेक्ट्रॉन उधर शेयर कर लिया तो इसको अपना इलेक्ट्रॉन क्या मिल जाएगा? वापस। और यहां पर क्या जनरेट हो जाएगा? रेडिकल। क्लियर? तो रेडिकल जब रिएक्शन करता है तो क्या जनरेट कर देता है? रेडिकल। इधर देखो, रेडिकल जब रिएक्शन करता है तो क्या जनरेट कर देता है? रेडिकल। अपना जैसा ही बना देता है, क्योंकि बॉन्ड को हमेशा होमोलेटिकली तोड़ता है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? एक आपकी पॉसिबिलिटी ये है। एक अगर अपन बात करना चाहें तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सर इधर वाले कार्बन पर जुड़ जाए और यहां पर क्या बन जाए? रेडिकल। बिल्कुल दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो सर कौन सा होगा? हम वो बनाएंगे जो ज्यादा स्टेबल होगा। ये जबरदस्त पॉइंट है, समझिए आप। भाई अब आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूटने वाला है, जाहिर सी बात है या तो ये वाला कार्बन एक्स के साथ बॉन्ड बनाएगा या फिर ये वाला कार्बन एक्स के साथ बॉन्ड बनाएगा। हमें उस कार्बन पर एक्स को जोड़ना है कि बनने वाला रेडिकल क्या होना चाहिए? ज्यादा स्टेबल। भाई एक रेडिकल ये बनेगा, एक रेडिकल ये बनेगा। टेक्निकली हमने यहां पर भी वही किया है। हमने एच रेडिकल को नहीं बनाया क्योंकि थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है वो, हमने आर रेडिकल की फॉर्मेशन की है। तो यहां पर भी आपको इसी बात पर विशेष ध्यान देना है कि डबल बॉन्ड पर अगर आप रेडिकल जोड़ रहे हो तो ऐसा रेडिकल बनाओ जो ज्यादा स्टेबल है। अब हमें मालूम ही नहीं यहां पर क्या लगे हुए हैं। मान लीजिए यहां पर मैं एक बार क्या लगा देता हूं? पीएच ग्रुप लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं? पीएच, मतलब फिनाइल। तो आप सोचो अगर यहां पर पीएच है तो ये रेडिकल तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, लेकिन ये रेडिकल तो रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो हमें वो बनाना है जो ज्यादा स्टेबल हो। क्या ये पॉइंट दोस्तों आप लोगों को क्लियर हुआ? तो अभी मैं केवल ये लिख रहा हूं कि मैंने ये बनाया है क्योंकि ये क्या है? मोर स्टेबल। लेकिन अभी अपने पास कुछ ग्रुप नहीं लगा हुआ है तो बता नहीं सकता क्यों मोर स्टेबल है। मतलब अगर आपके पास एक रेडिकल क्या बन रहा है? लेस स्टेबल। बातों को समझिए। और एक रेडिकल क्या बन रहा है? मोर स्टेबल। तो आपको लेस स्टेबल नहीं बनाना है, आपको क्या बनाना है? मोर स्टेबल। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया कि जब भी आप रेडिकल जनरेट करेंगे डबल बॉन्ड पर जुड़ने के बाद एक स्टेबल रेडिकल ही जनरेट करेंगे। दोस्त यहां से आपका
पूरा रिएक्शन साफ होता है HBr का एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। 2 कोड़ी का बना दिया पहले ही। तो रिएक्शंस मात्र चित्रकला की प्रैक्टिस नजर आएंगी। नोट डाउन करेंगे इसको। सुलटा दिया है। अब आप ये नहीं पूछेंगे कि सर ये मोर स्टेबल कैसे है, हम बता ही नहीं सकते ना अभी। तो इसका मतलब ये है एक मोर स्टेबल बने एक लेस स्टेबल, तो कौन सा बनाना है? मोर स्टेबल। ये समझा रहा पॉइंट बस। वो तो हम देख लेंगे, रेजोनेंस हाइपर इंडक्टिव जो भी अपने पास उस टाइम पर अवेलेबल होगा। सुलटा दिया है। चलिए एक खास रेडिकल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी वो रेडिकल बने, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं दोस्त, पूरी में कहीं पर भी बने तो वो रेडिकल किस तरीके से बिहेव करता है। कुछ रेडिकल ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करते हैं, वो पहले डिकम्पोज होते हैं। क्या होते हैं? डिकम्पोज होते हैं, एक नया रेडिकल जनरेट करते हैं और फिर वो रेडिकल आगे चलकर रिएक्शन करता है। जैसे समझिए मेरी बात को, और बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, आपको काफी रिएक्शंस में देखने को मिलेगा। ये पॉइंट नोट के तौर पर हमें याद रखना पड़ेगा। हालांकि रिएक्शंस में आएगा तो आपको उस टाइम पर पहले याद आ जाएगा, तो उससे बेस्ट कुछ होने वाला ही नहीं। दोस्त अगर ये रेडिकल आप लोगों के सामने आ जाता है, ये रेडिकल RCOO रेडिकल, ये कभी डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करेगा, इसकी डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करवानी आपको। ये उस टाइप का रेडिकल है जो पहले डिकम्पोज होगा, खुद टूट जाएगा, एक नया रेडिकल बना देगा, कहता अब इससे आगे रिएक्शन करवाना। आप बताओ, इतिहास गवाह है, रेडिकल ने जब भी बॉन्ड को तोड़ा है, कैसे तोड़ा है? होमोलिटिकली। तो ये क्या करवाएगा? इसमें कार्बन, और अगर अपन बात करना चाहें कार्बन का बॉन्ड तोड़वाएगा। आर का मतलब क्या है? कार्बन। बोलेगा कि इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर लाओ, एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, दोनों बॉन्ड बनाते हैं। अगर इन दोनों ने बॉन्ड बनाया तो आप बताइए किस प्रकार के हालात रहेंगे। ध्यान से सुनिए, कार्बन ऑक्सीजन में एक डबल बॉन्ड पहले से ही है, जी हां, ये वाला एक डबल बॉन्ड और बनने वाला है। इनडायरेक्टली सर साफ साफ कहो ना, क्या होने वाला है? CO2 गैस रिलीज होने वाली है दोस्त। अगर कभी भी ये रेडिकल बन जाता है एज एन इंटरमीडिएट, CO2 गैस रिलीज करवाएगा। याद कर पा रहे हो? कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस और एडिशन ऑफ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ध्यान रखना इस बात का। तो ये टूट जाएगा, CO2 गैस निकलेगी और एक इलेक्ट्रॉन इसको वापस मिल जाएगा। कौन रिएक्शन करेगा? R रेडिकल। कहता आगे की रिएक्शन ये संभालेगा, मैं निकल रहा हूं। तो पहले डिकम्पोज हो जाता है। जैसे अगर आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, एडिशन ऑफ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो पहले ये रेडिकल वहां पर जनरेट होता है, पर ये रेडिकल डायरेक्ट इन्वॉल्व कभी होता ही नहीं है। ये जब भी बनेगा पहले अपने बाजू वाले कार्बन का जो बॉन्ड है ना, उसको होमोलिटिकली तोड़वा देगा कि एक इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था कर जल्दी से जल्दी। तो बताइए अगर ऐसा हुआ तो इन दोनों में तो क्या बन जाएगा? बॉन्ड। अगर बॉन्ड बन गया तो क्या बनेगा? CO2। बताइए क्या इसमें CO2 गैस रिलीज होगी? हाँ। अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो बताइए आपका रेडिकल किसके ऊपर जनरेट हो जाएगा? कार्बन के ऊपर। इसे हम क्या बोलेंगे? फिनाइल रेडिकल। क्या बोलेंगे दोस्त? फिनाइल रेडिकल। क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? नहीं है। क्लियर? आपका जो है रेडिकल वो रिंग के डबल बॉन्ड के ऊपर है, तो इसके बारे में हम ये कहते हैं नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। नॉट अगर अपन बात करना चाहें स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड नहीं है। मेरी एक और बात सुनना ध्यान से दोस्त, ध्यान से सुनना। मैंने आपको कई बार कहा है कि रेडिकल केटायन जैसा बिल्कुल भी नहीं है, रेडिकल केटायन जैसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने गलती से कभी एनसीईआरटी पढ़ी हो, गलती से, तो आपने HBr का एडिशन पढ़ा होगा इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, क्रॉस इफेक्ट, एंटी मार्कोनिक एडिशन के नाम से जानते हैं। तो यहां पर होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से यही रेडिकल बनता है। ये रेडिकल डिकम्पोज होकर ये बनाता है, मतलब फिनाइल रेडिकल बन जाता है, लेकिन फिनाइल केटायन नहीं बनता है दोस्त।
मैंने आपको लिखवाया था कि इस टाइप के इंटरमीडिएट बनते ही, आप जानते हैं SN1 में नहीं बनता है, पर ये रेडिकल तो बन गया है। तो आपके दिमाग में गलत बातें फिट की गई हैं कि रेडिकल केटाइन जैसा होता, बिल्कुल नहीं होता, उनका तो स्टेबिलिटी ऑर्डर भी मैच नहीं करता है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? चलिए, तो ये हमारे सामने रेडिकल की कहानी। हम चाहते ना तो इसमें रिएक्शन पूरी सुलटा सकते थे, कम से कम हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन तो हम सुलटा ही सकते थे, पर वही रिएक्शन सुलटती, अब वो रिएक्शन भी सुलटेगी और उस जैसे क्वेश्चंस भी सुलटेंगे। आइए, कुछ चंद बातें हैं जो मैं आपसे जानना चाहता हूं। मैंने बोला था जो बात याद रखने वाली होगी दोस्त आपको याद करवा दी जाएगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए इनका, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा फास्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। नॉर्मल रेजोनेंस ही ज्यादा स्टेबलाइजिंग है, पर इन दोनों में लोचा है। अगर अपन बात करना चाहें यार रेडिकल की जगह क्या होता दोस्त, केटायन, तो मालूम है ना। तो जो बातें डेटा से चलती है दोस्त मैं आपको याद करवाता रहूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा स्टेबल ये, इससे ज्यादा स्टेबल ये और वो, तो आपका रेडिकल कहीं मैच नहीं करता है केटाइन के साथ। ये आपने अपने मन से ऐसी बातें सोची है, आप दो चार और भी सोच सकते, कहता कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपकी सोची गई बात हमेशा सही हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये पॉइंट्स आपने क्लियर किए। तो ये देखो स्टेबिलिटी, अब रेडिकल की सारी बातें आपके सामने यहां पर आती रहेंगी। तो आप वापिस से रेडिकल स्टेबिलिटी अगली क्लास में रिवाइज करके आएंगे। जीओसी में जहां हमने रेडिकल स्टेबिलिटी की बातें की ना, रिवाइज करके आएंगे, और एक टॉपिक और रिवाइज करके आएंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। पूरा चैप्टर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर ही चलेगा। और दोस्त स्टेटमेंट्स इस बार बेहतरीन आप लोगों तक पहुंचेंगी, क्योंकि अब बातें किसकी होंगी, एनसीईआरटी की। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी जनाब।